हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। जेसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, 12th क्लास एनसीईआरटी का ये चैप्टर है और हम इस यूट्यूब चैनल पर पूरी बायोटेक्नोलॉजी को कवर करने की कोशिश करेंगे। देखो, ये जो शुरुआती लाइनें हैं ये एनसीईआरटी की बुक से ली गई हैं। इसमें देखो, बायोटेक्नोलॉजी deals with the techniques of using living organisms or enzymes from organisms to produce products and process useful to human। देखिए, सबसे पहले हमें इस बायोटेक्नोलॉजी शब्द के अर्थ को समझना होगा। देखो, ये बायोटेक्नोलॉजी वर्ड जो है वो 3 वर्ड से मिला है, बायो प्लस टेक्नो प्लस लॉजी। देखिए, 3 वर्ड है। बायो का मतलब जीव, जीव विज्ञान। टेक्नो का मतलब है तकनीकी और लॉजी का मतलब है अध्ययन करना। तो क्या समझ में आता है सबसे? बायोटेक्नोलॉजी में हम वास्तव में जीव विज्ञान में तकनीकी के प्रयोग का अध्ययन कर रहे हैं, तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी है। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है कार्ल इरेकी। कार्ल इरेकी, इन्होंने सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी वर्ड का यूज किया। देखो, बायोटेक्नोलॉजी में हम जीवों का प्रयोग करते हुए या उन जीवों के द्वारा बनाए गए एंजाइमों का प्रयोग करते हुए मानव के लिए उपयोगी पदार्थों का निर्माण करते हैं। इसके मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। देखिए, सबसे पहला जो है, देखो, इंसुलिन। हम इस बात को जानते हैं कि डायबिटीज एक कॉमन बीमारी है जिसमें इंसुलिन का निर्माण नहीं होता और पेशेंट को बाहर से इंसुलिन दी जाती है। वो जो इंसुलिन है वो आजकल बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से बनाई जा रही है। कैसे बनाई जाती है? देखो, इस इंसुलिन में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, ए और बी। जो सक्रिय इंसुलिन है उसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, ए और बी। इन दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करने वाले जीन को हम बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देते हैं। देखो, जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है, ये प्लाज्मिड है और ये इंसुलिन का निर्माण करने वाला जीन है। फॉर एग्जाम्पल, ये इंसुलिन का निर्माण करने वाला जीन है। अब हम क्या करेंगे, इस प्लाज्मिड को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे और काट करके इस इंसुलिन के निर्माण करने वाले जीन को इस प्लाज्मिड के साथ जोड़ देंगे। देखो जरा, ये रहा हमारा प्लाज्मिड, कटा हुआ प्लाज्मिड, और इसके साथ जुड़ गया ये देखो, ये रहा प्लाज्मिड और इसके साथ ये जुड़ गया है इंसुलिन का निर्माण करने वाला जीन। अब हम इस प्लाज्मिड को ट्रांसफर कर देंगे बैक्टीरियल सेल में। अब क्योंकि बैक्टीरियल सेल में इंसुलिन का निर्माण करने वाला जीन चला गया है, इसलिए अब ये बैक्टीरिया इंसुलिन बनाएगा, मानव इंसुलिन का निर्माण करेगा और इस मानव इंसुलिन को हम बाद में बैक्टीरिया से अलग करके और डायबिटीज के पेशेंट को देते हैं। तो देखिए, बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से हमने मानव के लिए उपयोगी पदार्थ इंसुलिन का निर्माण किया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आप सभी ने इंटरफेरोन नाम सुना होगा। इंटरफेरोन, देखो, इंटरफेरोन क्या है? इंटरफेरोन एक एंटीवायरल प्रोटीन है। ये एंटीवायरल प्रोटीन जब हमारे शरीर में वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तब हमारे शरीर में बनती है। यदि इस इंटरफेरोन के निर्माण करने वाले जीन को हम निकाल करके
और बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दें तो बैक्टीरिया हमारे लिए इंसुलिन बनाने लग जाएगा। सॉरी, बैक्टीरिया जो है वो हमारे लिए इंटरफेरोन का निर्माण करने लग जाएगा। तो देखिए यहां पर हम बैक्टीरिया का प्रयोग करके और इंटरफेरोन का निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से हम हमारे लिए उपयोगी पदार्थों का निर्माण कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे देखिए टाइप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी मुख्य रूप से दो प्रकार की है, एक है ओल्ड या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी और एक है न्यू या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। देखो, ओल्ड या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, ये बायोटेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, हम काफी समय से इसका यूज करते आ रहे हैं। जैसे दूध से दही बनाना, ये ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक्स बनाना, ये बायोटेक्नोलॉजी है, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा ब्रेड बनाना, शराब बनाना या इंसुलिन का निर्माण करना, पेनिसिलिन का निर्माण करना। देखो, जैसे पेनिसिलियम नोटेटम, ये एक फंगस है और इस फंगस से हम प्राप्त करते हैं पेनिसिलिन। हालांकि आजकल पेनिसिलियम कैसोजीनम जो है उससे भी पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। तो ये ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है। इसके अलावा अगर हम दूध से दही बना रहे हैं तो ये ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है। अगर हम ब्रेड बना रहे हैं या शराब बना रहे हैं तो ये सब जो है वो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। दूसरा देखिए न्यू या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। न्यू मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करते हुए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए जीवों के जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाइड करते हैं और नए नए प्रकार के जीवों का निर्माण करते हैं। आगे देखो, ये बायोटेक्नोलॉजी की एक डेफिनेशन है जो एनसीईआरटी बुक में दी गई है, ये आपको एज इट इज याद करनी पड़ेगी। ये जो डेफिनेशन है ये यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है। सबसे पहले आपको इस EFB की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। एनसीईआरटी में मेंशन है, आपसे पूछा जा सकता है EFB की फुल फॉर्म क्या है, तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और इस यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अनुसार ये बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है, ये आपको एज इट इज याद करनी पड़ेगी। देखिए डेफिनेशन क्या है, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड organisms cell parts those of and molecular analogous for product and services। बहुत ही अजीब सी डेफिनेशन है बट आपको ये एज इट इज याद रखनी पड़ेगी, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। अब आगे देखिए प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अभी की जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, इस मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में दो महत्वपूर्ण तकनीक हैं जिनके द्वारा मानव के लिए उपयोगी पदार्थों का निर्माण किया जाता है, जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का बेस है। पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, किसी वांछित डीएनए को या टारगेट डीएनए को लेकर के उसे किसी वेक्टर की सहायता से किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाला जाता है और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का निर्माण किया जाता है, जीएमओ का निर्माण किया जाता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का निर्माण किया जाता है। देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करेंगे, किसी जीव के जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर देंगे, उसके डीएनए को चेंज कर देंगे। और जाहिर सी बात है कि यदि हम किसी जीव के डीएनए को चेंज करेंगे तो उसमें नए कैरेक्टर आएंगे, उसका फिनोटाइप चेंज हो जाएगा। इसका एक सिंपल सा उदाहरण देखिए, हम आगे पढ़ेंगे बीटी कपास को, बीटी कपास, बीटी कॉटन को। देखिए एक नॉर्मल कपास है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बेसिलस
थुरिजेंसियस। बैक्टीरिया का नाम है बेसिलस थुरिजेंसियस। इस बैक्टीरिया से हम एक जीन प्राप्त करेंगे, उस जीन का नाम है क्राइजीन। उस जीन का नाम है क्राइजीन। इस क्राइजीन को हम ट्रांसफर कर देंगे इस कपास में, और ये कपास बन जाएगा बीटी कपास। तो देखिए, अब ये जो बीटी कपास बना है, इस बीटी कपास के डीएनए को हमने चेंज कर दिया, इसके साथ हमने बैक्टीरिया के जीन को भी ट्रांसफर कर दिया, तो इसका डीएनए चेंज हो गया। और यदि डीएनए चेंज हुआ है तो उसका फिनोटाइप, उसमें नए कैरेक्टर भी आएंगे, नए लक्षणों का निर्माण भी होगा। दूसरा देखिए, दूसरा है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, हम कंटामिनेशन फ्री वातावरण बनाते हैं। कंटामिनेशन फ्री का मतलब क्या है, एक ऐसा वातावरण जहां पे कोई भी माइक्रोब ग्रो नहीं करता, कोई भी सूक्ष्म जीव ग्रोथ नहीं करता, सिर्फ वही सूक्ष्म जीव है वो ग्रोथ करेगा जिसकी हम ग्रोथ चाहते हैं, है ना। तो एक ऐसा माध्यम बनाएंगे जहां पे सिर्फ हमारा डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म या डिजायर्ड सेल, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, सिर्फ वो सेल ही ग्रो करेगी और कुछ भी नहीं। और उस सेल की ग्रोथ करवा करके हम हमारे लिए उपयोगी पदार्थ, अब उपयोगी पदार्थ या तो कोई एंजाइम हो सकता है, या कोई हार्मोन हो सकता है, या कोई एंटीबायोटिक हो सकता है, कोई एंटीबॉडी हो सकती है, इन सब का उत्पादन हम करेंगे बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग में। अब देखिए, थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी को समझिए। हम जानते हैं कि जीवों में जनन की दो विधियां हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल से बेहतर है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है, विभिन्नताएं आती हैं, नए नए जीन आते हैं और हमें नए नए कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या लाभ है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन बना रहेगा, कोई भी कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन बना रहेगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नए नए वेरिएशन आएंगे, नए नए चेंज आएंगे, जो कि ये जो जितना भी वेरिएशन है बायोडाइवर्सिटी के लिए जिम्मेदार है ये, और इसी से जीवों में नए लक्षण आते हैं और वो अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल भी पाते हैं। तो वेरिएशन बहुत जरूरी है, पर इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जब हम देखिए, आजकल हम नई वेराइटी बनाते हैं, जैसे कोई भी फसल है उसकी हम नई नई वेराइटी लेकर के आते हैं। तो वेराइटी लाने का क्या तरीका है, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण करवा करके दो अलग अलग वेराइटियों में संकरण करवा करके हम तीसरी वेराइटी का निर्माण करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि दोनों ही वेराइटी, जैसे मान लीजिए ये कोई वेराइटी ए है और ये कोई वेराइटी बी है, इन दोनों में हम हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे और हाइब्रिडाइजेशन से एक वेराइटी हमें प्राप्त होगी ये सी। इसमें दोनों के कैरेक्टर होंगे, डेफिनेटली इसमें दोनों के कैरेक्टर होंगे। और हम ये चाह भी रहे थे, इस मान लीजिए इस ए के पास सारे कैरेक्टर अच्छे हैं लेकिन कुछ है कैरेक्टर इसके अच्छे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि इन दोनों के कैरेक्टर एक में आ जाए। तो जब हम इसका अच्छा कैरेक्टर चाहते हैं, इसके लिए इसके साथ क्रॉस करवाया, इसके साथ इसका हाइब्रिडेशन करवाया, तो जरूरी नहीं है कि जो डिजायर्ड जीन है वही आए, साथ साथ में नॉन डिजायरेबल या अनडिजायरेबल जीन है वो भी आ सकता है, यानी वांछित जीन के साथ साथ अवांछित जीन भी आ सकता है। तो इस अवांछित जीन को रोकने का तरीका क्या है, वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम जीन को ट्रांसफर करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग से, और यहां पे सिर्फ वही जीन जाएगा जिसे हम ट्रांसफर करना चाहें। किस टेक्निक से, तो देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग से। देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग से, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे टारगेट डीएनए को निकालेंगे, टारगेट डीएनए को निकाल करके उसे किसी वेक्टर के साथ जोड़ करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। देखो जैसे मान लो ये हमारा टारगेट डीएनए है, डिजायर्ड जीन है, और मान लीजिए ये वेक्टर है, ये क्या है, ये वाहक है, ये वेक्टर है, और ये डिजायर्ड जीन या टारगेट डीएनए।
ये टारगेट डीएनए। टारगेट डीएनए का मतलब है ऐसा डीएनए जिसे हम ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो इस डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे और काट करके इन दोनों को जोड़ देंगे। तो देखो इन दोनों के जोड़ने से जो डीएनए बना है इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसे कहेंगे? दो अलग अलग स्रोतों से प्राप्त डीएनए को जोड़ करके बनाया गया डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। इसी को हम काइमेरिक डीएनए भी कहते हैं। दो अलग अलग स्रोतों से प्राप्त डीएनए को जोड़ करके बनाया गया डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए या काइमेरिक डीएनए कहलाता है। इस डीएनए को बना लिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब हम इसे होस्ट में ट्रांसफर करेंगे। देखो ये एक सेल है, इसके अंदर हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। और जब इसके अंदर इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये इसके अंदर कॉपी करेगा। जैसे जैसे इसके डीएनए कॉपी होती जाएगी वैसे वैसे हमारा टारगेट डीएनए है वो भी कॉपी करता चला जाएगा। तो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना करके जीन क्लोनिंग करके जीन ट्रांसफर करके हम केवल हमारा टारगेट डीएनए हम किसी ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टारगेट के साथ साथ नॉन डिजायरेबल जीन भी आता है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में सिर्फ टारगेट डीएनए ट्रांसफर होगा, नॉन डिजायरेबल जीन ट्रांसफर नहीं होगा। अब देखिए जीन को ट्रांसफर कैसे करते हैं। देखो जो जीन हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसका ट्रांसफर किस प्रकार से होगा, वो जीन कैसे जाएगा, किस स्थिति में वो जीन काम करेगा, किस स्थिति में काम नहीं करेगा। देखो जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, इस सेल के अंदर हमें डीएनए को ट्रांसफर करना है। तो जो डीएनए हम ट्रांसफर कर रहे हैं ये डीएनए तभी सफल होगा जब ये इसके मेन डीएनए के साथ जुड़ जाए, क्योंकि ये डीएनए सेल्फ रेप्लिकेशन नहीं कर सकता, खुद का रेप्लिकेशन नहीं कर सकता। लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था कि डीएनए का रेप्लिकेशन कुछ निश्चित स्थानों से प्रारंभ होता है और उस स्थान को हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, प्रतिकृति का उद्गम स्थल। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, प्रतिकृति का उद्गम स्थल। अगर किसी डीएनए में ओराई नहीं है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है, तो वो डीएनए रेप्लिकेट नहीं कर सकता। और यदि हमारा टारगेट डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा तो ना तो वो अगली जनरेशन में जा पाएगा और ना उसकी क्लोनिंग होगी। तो इसलिए जरूरी है कि हमारा ये जो टारगेट डीएनए है ये टारगेट डीएनए इस होस्ट के मेन डीएनए के साथ जुड़े, क्योंकि होस्ट के डीएनए के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, प्रतिकृति का उद्गम स्थल है। और यदि ये उसके साथ जुड़ गया तो जैसे जैसे होस्ट अपने डीएनए का रेप्लिकेशन करेगा वैसे वैसे हमारे टारगेट डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता चला जाएगा। देखिए कुल मिलाकर के समझने की बात यह है कि हम डीएनए को डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसे ये डीएनए तभी सफल होगा जब ये किसी बैक्टीरिया के या किसी भी ऑर्गेनिज्म में जिसमें हम डीएनए ट्रांसफर कर रहे हैं उसके मेन डीएनए के साथ जुड़े, तभी इसका रेप्लिकेशन हो सकता है और तभी ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो सकता है। अब देखिए आगे कैसे, ऐसा कैसे करेंगे। देखो अब हमें समझना होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है। रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए है, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ये सबसे पहले दो साइंटिस्टों ने बनाया। सबसे पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो दो साइंटिस्टों ने बनाया, इसमें से एक है हर्बर्ट बोयर और दूसरे हैं स्टेनले कोहन। देखिए दो वैज्ञानिक हैं हर्बर्ट बोयर और स्टेनले कोहन। इन्होंने सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। कैसे बनाया देखिए, इन्होंने सबसे पहले एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन अलग किया।
ध्यान दीजिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में पाया जाता है। नॉर्मली ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है ये हमें बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में देखने को मिलेंगे। तो ये एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। इन्होंने सबसे पहले इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को आइसोलेट किया। उसके बाद एक बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम ये वो बैक्टीरिया है जो टाइफाइड रोग कोज करता है, टाइफाइड रोग करता है, ये वो बैक्टीरिया। इससे निकाला प्लाज्मिड, ध्यान से देखिएगा, इससे निकाला प्लाज्मिड। ये लो, ये प्लाज्मिड बाहर निकाल लिया। और ये हमारे पास है, ये जो डीएनए है ये कौन सा है? एंटीबायोटिक। देखिए कौन सा है ये? एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन, प्रतिरोधी जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। और ये है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। जीवाणुओं में केंद्रीय डीएनए के अलावा पाया जाने वाला वर्ताकार द्विसूत्री डीएनए क्या कहलाता है? प्लाज्मिड। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है ये। तो इसको आइसोलेट किया साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम से, और उसके बाद इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट करके, और देखो इन दोनों को जोड़ दिया गया। और ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब क्या करेंगे? इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी न किसी होस्ट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो यहां पर हम इसको ट्रांसफर करेंगे ई कोलाई में। देखो ये एक दूसरा बैक्टीरिया है, ई कोलाई, इसीरिया कोलाई। इस ई कोलाई में हम इसको ट्रांसफर करेंगे। ई कोलाई जो है वो साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम से मिलता जुलता एक बैक्टीरिया है। अब जब हम इस प्लाज्मिड को इसके अंदर ट्रांसफर करेंगे तो आप सभी इस बात को जानते हैं कि बैक्टीरिया के पास अपना पूरा एक रेप्लिकेशन सिस्टम है। उस रेप्लिकेशन सिस्टम का यूज करते हुए ये प्लाज्मिड बार बार अपना रेप्लिकेट करेगा, और जैसे जैसे प्लाज्मिड कॉपी करता जाएगा तो प्लाज्मिड के साथ हमारा टारगेट डीएनए जुड़ा हुआ है, और ये टारगेट डीएनए कॉपी करता चला जाएगा। तो देखिए अभी एक है, इस तरह से बहुत सारे प्लाज्मिड बनते चले जाएंगे। और जैसे जैसे ये बैक्टीरिया डिवाइड होगा, इस बैक्टीरिया के साथ साथ ये जो प्लाज्मिड है ये भी अपनी कॉपी करता चला जाएगा। तो हमारे टारगेट डीएनए की जो हमने एक कॉपी ली थी, इसकी बहुत सारी कॉपी हो गई है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं जीन क्लोनिंग। देखिए हमारा जीन क्लोन कर रहा है। हमारे पास एक जीन था, हमने प्लाज्मिड में ट्रांसफर किया, प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर गया, बैक्टीरिया में जो रेप्लिकेशन मशीनरी है उसका यूज करके रेप्लिकेशन स्टार्ट किया और अपनी कॉपी करना प्रारंभ कर दिया। जरा सोचो अगर इस डीएनए को हम डायरेक्ट अंदर डालते तो ये डीएनए नष्ट हो जाता, और क्योंकि हमारे टारगेट डीएनए के पास खुद का कोई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है, इसलिए वो खुद रेप्लिकेट नहीं कर पाता, इसलिए इसे प्लाज्मिड के साथ जोड़ना जरूरी है। प्लाज्मिड यहाँ पर एक वेक्टर है। वेक्टर वो है जो टारगेट डीएनए को लेके जाता है। देखिए जैसे हमारे अंदर मलेरिया होता है, तो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम से होता है, और उस मलेरिया के प्लाज्मोडियम को लाने का काम मादा एनाफिलिस मच्छर करता है। तो मादा एनाफिलिस मच्छर क्या है? यहाँ पे वेक्टर है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर इस टारगेट डीएनए को होस्ट के अंदर ले जाने के लिए हमें किसी वेक्टर की आवश्यकता होगी, और यहाँ पर जो वेक्टर है वो क्या है? प्लाज्मिड है। देखिए तो इस तरह से ये बना रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और इसको हम जैसे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करेंगे तो हमारे टारगेट डीएनए की बहुत सारी कॉपी होती चली जाएंगी, और इसे हम कहते हैं जीन क्लोनिंग। आगे देखिए, यदि हमें
जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाना है तो उसके लिए 3 स्टेप है। देखो, देयर आर 3 बेसिक स्टेप इन जेनेटिकली मॉडिफाइड एन ऑर्गेनिज्म। अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाइड करना है, उसमें कोई टारगेट डीएनए डालना है, कोई बाहरी डीएनए डालना है, तो इसके लिए 3 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है? देखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, यानी हमें ऐसे जीन का, ऐसे डीएनए का आइडेंटिफिकेशन करना है जिसके पास हमारा टारगेट डीएनए है। जैसे मान लो हमें इंसुलिन का जीन ट्रांसफर करना है, तो इंसुलिन का जीन कहां है? हमारी बीटा सेल्स के अंदर। तो बीटा सेल्स का डीएनए आइसोलेट करेंगे और आइसोलेट करके उसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट करके हमारा जो डिजायरेबल जीन है, इंसुलिन का निर्माण करने वाला जीन है, उसको हम आइसोलेट करेंगे। देखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, उस डीएनए का आइडेंटिफिकेशन जिसमें हमारा टारगेट डीएनए है। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, जिस टारगेट डीएनए को हमने अलग किया है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट करके, उसे हमें होस्ट में ट्रांसफर करना है, यानी जिसे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड करना चाह रहे हैं उसके अंदर ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर हम कैसे करेंगे? हम किसी वेक्टर की सहायता से कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, जीन ट्रांसफर करने के 2 मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड में हम किसी वेक्टर का यूज करते हुए टारगेट डीएनए को ट्रांसफर करेंगे, और डायरेक्ट मेथड में जैसे जीन गन मेथड से या माइक्रो इंजेक्शन से डायरेक्ट जीन को, हमारा जो टारगेट डीएनए है, उसको ट्रांसफर करेंगे। आगे देखो, थर्ड स्टेप देखिए, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर टू द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। देखिए, केवल होस्ट में टारगेट डीएनए को ट्रांसफर करने से काम नहीं चलेगा। वो जो हमारा टारगेट डीएनए है वो जनरेशन टू जनरेशन जाना भी चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए आपने इंसुलिन का निर्माण करने वाला जीन ट्रांसफर किया, आपने जीन जिस बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया है उसी में यदि आपका टारगेट डीएनए है और उससे बनने वाले बैक्टीरिया में टारगेट डीएनए नहीं है, तो आपने ठीक से मॉडिफाइड नहीं किया उसको। केवल टारगेट डीएनए को ट्रांसफर करने से काम नहीं चलेगा। वो डीएनए यदि ट्रांसफर हो गया है तो वो उससे जितनी भी आगे प्रोजेनी बनेगी, जितनी भी जनरेशन बनेगी, उन सब में भी वो टारगेट डीएनए जाना चाहिए। देखो, यहां पर ये बैक्टीरिया बना है, इसमें हमारा टारगेट डीएनए गया है। अब जब भी ये बैक्टीरिया डिवाइड होगा, जब भी ये बैक्टीरिया डिवाइड होगा, तो इस बैक्टीरिया में जो प्रोजेनी बनी है, जो बैक्टीरिया, नए बैक्टीरिया बने हैं, उन नए बैक्टीरिया में भी हमारा टारगेट डीएनए होना चाहिए। ओके, तो ये 3 स्टेप हैं। टारगेट डीएनए को पहचानना है, टारगेट डीएनए को आइसोलेट करना है, उस टारगेट डीएनए को फिर होस्ट में ट्रांसफर करना है, और होस्ट में ट्रांसफर करने के बाद वो जो हमारा टारगेट डीएनए वो होस्ट में मेंटेन रहे और आने वाली जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर भी हो। उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, नहीं लगा है तो कोई बात नहीं। अब देखिए, अगली जो अपनी क्लास होगी उस क्लास में हम बायोटेक्नोलॉजी में प्रयोग होने वाले साधनों के बारे में बात करेंगे। ये बेसिक था। जो बायोटेक्नोलॉजी में जो साधन यूज होते हैं, विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स है, जैसे सेलुलेज है, पेक्टिनेज है, काइटिनेज है, इसके अलावा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, ऐसे बहुत सारे एंजाइम हैं। होस्ट की आवश्यकता पड़ेगी हमें, इसके अलावा वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो जो भी बायोटेक्नोलॉजी में जो साधन यूज होंगे उन साधनों पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।